Okay, welcome dear students. Now you are watching lecture number 7 of physics subject of 10 plus 1 class. Our today's first topic is principle of homogeneity. Okay, so let me write it first. What is it? This is our principle of homogeneity. What does it explain? According to this law or according to this principle, the dimensions of fundamental quantities on two sides of physical relation must be same. अगर हम लोग कोई एक फिजिकल रिलेशन लिखते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि उस फिजिकल रिलेशन के बोथ साइड लेफ्ट एंड राइट साइड पर जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उन सब की डायमेंशन जो है वो सेम होनी चाहिए। और डायमेंशंस क्या होती हैं? आई थिंक आपको पता होगा। डायमेंशंस आर द पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, ये इसको हम पहले पढ़ चुके हैं कि डायमेंशंस कैसे डिफाइन की थी हम लोगों ने। दीज आर द पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। जब हम कोई डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं तो उसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज एम, एल और टी की कुछ पावर्स आती हैं, उनको हम डायमेंशंस कहते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि किसी भी फिजिकल रिलेशन के दोनों साइड उन फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो डायमेंशंस हैं या पावर्स हैं वो सेम होनी चाहिए, तभी वो फंडामेंटल रिलेशन जो है वो करेक्ट होगा। और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट फॉर ए फिजिकल रिलेशन टू बी डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशन के हिसाब से करेक्ट है या नहीं है, नॉट कंप्लीटली। अभी आएगा बाद में, हम पढ़ेंगे उसको कि डायमेंशनली वर्ड क्यों ऐड किया गया यहाँ पर। The dimensions of each term on both side of equation must be same। इसी का मीनिंग दोनों स्टेटमेंट्स का एक है, लिखने का तरीका अलग है। यहाँ पर भी एक आ गया है कि कोई भी रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट तभी होगा जब उसमें आने वाली सभी टर्म्स के डायमेंशन सेम होंगे। अब यहाँ पर टर्म को समझना जरूरी है कि टर्म क्या होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक फेमस इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी है, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 9th क्लास से आप पढ़ते आए हैं। तो अगर ये क्वेश्चन डायमेंशनली करेक्ट है या हमें प्रूव करना है कि डायमेंशन के हिसाब से ये करेक्ट है या नहीं है, तो हमें ये चेक करना है कि इसमें जितनी भी टर्म्स हैं, टर्म्स का मतलब हो गया जस्ट लाइक S, दिस इज द फर्स्ट टर्म, यू विल से equal, this is separating this term u into t, you will take is the second term, again here is the plus, so half a t square will be considered as the third term। So this formula has total 3 terms, right? ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज का कॉम्बिनेशन, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में जो प्लस या माइनस या इक्वल साइन से सेपरेट होता है उसे हम लोग टर्म कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें एक एस टर्म है जो डिस्टेंस है, एक यू इंटू टी टर्म है और एक टर्म हाफ इंटू ए टी स्क्वायर है। तो इन सब के डायमेंशन फॉर्मूले हम लोग का सभी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूले पुट करके सभी टर्म्स की डायमेंशंस निकालेंगे। डायमेंशंस का मतलब है एम, एल और टी, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर्स। ठीक है, तो वो इन तीनों टर्म्स में सेम होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होगा। डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब ये है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज जैसे होनी चाहिए वैसे ही फॉर्मूले में अपीयर हो रही हैं, राइट। सो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और यहाँ से एक चीज और हमारे पास आती है कि इस लॉ को कैसे ड्राइव किया गया, ये लॉ किसके ऊपर बेस्ड है। तो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट So this law is based on this statement that quantities, कौन सी, फंडामेंटल या फिजिकल कोई भी हो सकती है, of same dimensions can be added, subtracted और compared। सेम डायमेंशंस की क्वांटिटीज ही ऐड की जा सकती हैं या सब्ट्रैक्ट की जा सकती हैं या कंपेयर की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू ऐड मास, देन मास कैन बी एडेड ओनली इन मास, right? Mass is a fundamental quantity and it can be added or subtracted only from the mass. You cannot add mass plus length. I think you are getting my point. Mass and length cannot be added, right? Mass can be added only in the mass. Similarly, length can be added in the length only. Time can be added in the time only. And similarly, we can subtract only the same fundamental quantities or physical quantities from another. That is, for example, you cannot add force plus velocity. This is not possible.
Force is a different physical quantity, velocity is a different physical quantity, so you cannot add them. So this is not possible, right? So you can add force in force, or you can subtract force from force, or you can add velocity in velocity, or velocity from a velocity. So this is very important law and very important application of dimensional analysis, right? Now let's move to next topic. नेक्स्ट टॉपिक आता है वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, ठीक है? सो वी शैल टेक देम इन रेफरेंस टू द फिजिकल क्वांटिटीज, that is variable physical quantities and constant physical quantities. So my dear students, variable physical quantities वो quantities होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड और यू कैन से जिनकी वैल्यू कॉन्स्टेंटली चेंज होती, लगातार चेंज होती रहती है, मैग्नीट्यूड चेंजेस और देयर वैल्यू चेंजेस, ठीक है? वो अलग अलग जगह पर अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग कंडीशंस में उनकी वैल्यू डिफरेंट हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन टॉक अबाउट द एरिया, ठीक है? लेट मी ड्रॉ हियर अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल ये है और एक रेक्टेंगल ये है, तो इन दोनों का जो एरिया है वो डिफरेंट होगा। सो एरिया एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो ऑब्जेक्ट की शेप साइज के ऊपर डिपेंड करता है, जो कहीं कम भी हो सकता है कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस तरह की क्वांटिटीज़ को वेरिएबल कहा जाता है। ऐसी और भी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, जैसे वॉल्यूम, ठीक है, जैसे फोर्स, ठीक है, जैसे मोमेंटम, ठीक है, जैसे आपका प्रेशर, ठीक है। मैक्सिमम फिजिकल क्वांटिटीज आपकी वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटीज में आती हैं। उसके बाद कांस्टेंट, कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज जो हमेशा कांस्टेंट रहती हैं, उनका वैल्यू डज नॉट चेंज, देयर वैल्यू डज नॉट चेंज, और देयर वैल्यू ऑलवेज रिमेन्स अनचेंज्ड, कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग कांस्टेंट्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है वेलोसिटी ऑफ लाइट, LIGHT, वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसे आप C से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही रहती है, ठीक है? आप इसे कहीं भी मेजर कर लीजिए थ्रू आउट द यूनिवर्स। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, हाँ मीडियम के अकॉर्डिंग चेंज होती है, लेकिन जब तक मीडियम चेंज नहीं होगा ये वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, और ये वैक्यूम में इसकी वेलोसिटी हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रहती है। तो इस तरह के ये कांस्टेंट्स हैं। और भी हैं, जैसे आप लोगों ने कांस्टेंट पाई पढ़ा हुआ है जिसका वैल्यू 3.142 आता है, बट इट इज जस्ट अ नंबर। तो इसके बारे में भी अभी हम और डिटेल में आगे लेंगे। ओके, सो अभी वेरिएबल के बारे में समझ लिया। ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका वैल्यू लगातार चेंज होता रहता है, और ये वो क्वांटिटीज हैं जिनका वैल्यू चेंज नहीं होता है। लेकिन आगे वेरिएबल्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है? कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं, कुछ वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होंगी जिनके डायमेंशंस होंगे, और कुछ ऐसी होंगी जो डायमेंशनलेस होंगी, डायमेंशनलेस होंगी, ठीक है? सो वेरिएबल्स जिनके डायमेंशंस होती हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो वेरिएबल भी हैं और उनकी डायमेंशंस भी हैं, उन्हें हम डायमेंशनल वेरिएबल्स कहते हैं। उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग क्या नाम देंगे? उनको हम नाम देंगे डायमेंशनल वेरिएबल्स। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो है तो वेरिएबल है लेकिन उनके डायमेंशंस नहीं होते हैं, दोज आर डायमेंशनलेस, तो उनको आप लोग क्या नाम दोगे? उनको आप लोग नाम दोगे डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, ठीक है? फॉर एग्जांपल डायमेंशनल वेरिएबल्स में आपके आ जाते हैं जैसे एरिया, एरिया का डायमेंशनल L2 होता है, डायमेंशनल फार्मूला जो है इसका, ठीक है? उसी प्रकार आपके पास यहाँ पर फोर्स आ जाता है, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला ML1T-2 होता है, M1L1T-2, ठीक है? तो ये हैं तो फिजिकल क्वांटिटीज है और इनके डायमेंशंस भी हैं, और साथ में ये वेरिएबल भी हैं। फोर्स अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, ठीक है? एरिया डिफरेंट हो सकता है। तो ऐसी क्वांटिटीज को डायमेंशनल वेरिएबल कहा जाएगा।
आगे आता है डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, जो है तो वेरिएबल है, वैल्यू उनकी चेंज होती रहती है लेकिन उनके डायमेंशंस नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल हम एंगल का ले लेते हैं, ठीक है। तो एंगल हमने पढ़ा है डायमेंशन फॉर्मूला में कि डायमेंशनलेस होता है, लेकिन एंगल जो है वो वेरिएबल भी होता है। एंगल हमेशा वेरी करता है 0 से 360 डिग्री के बीच में। उसी प्रकार सेकंड एग्जांपल आप सॉलिड एंगल का भी ले सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार आप लोग एक फिजिकल क्वांटिटी स्ट्रेन भी ले सकते हैं। तो ये ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो वेरिएबल्स हैं, वैल्यूज अलग अलग हो सकती है इनकी, लेकिन इनके डायमेंशंस नहीं होते हैं, ये डायमेंशन लेस होती हैं क्वांटिटीज, ठीक है। तो इस तरह से दो वेरिएबल टू टाइप्स में डिवाइड हो गया। उसी प्रकार आगे कॉन्स्टेंट्स हैं, वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपके पास आ जाते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट्स। डायमेंशनल कांस्टेंट्स ये वो डायमेंशनल कांस्टेंट्स, ये वो कांस्टेंट्स होंगे जिनके डायमेंशंस होते हैं, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला होता है उनका, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल लेते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यूनिवर्सली फॉर अर्थ के लिए इसकी वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ली जाती है। तो अर्थ के ऊपर सी लेवल पर इसकी वैल्यू हमेशा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहती है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट हो गया, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, लेकिन इसका डायमेंशनल फार्मूला है, आपको पता है एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला होता है LT-2, ठीक हो गया। इसी इसी प्रकार और भी बहुत सारे डायमेंशनल कांस्टेंट्स हैं, जैसे हम लोगों ने प्लैंक्स कांस्टेंट की बात पढ़ी थी। प्लैंक्स कांस्टेंट याद होगा आप लोगों को, स्मॉल h से डिनोट किया जाता है। तो ये वैल्यू इसकी हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है, लेकिन इट हैज सम कांस्टेंट वैल्यू, बट इसका डायमेंशनल फार्मूला भी होता है। तो ये आपका कौन सा हुआ, ये आपका डायमेंशनल कांस्टेंट हो गया, ठीक है। उसी प्रकार आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G आता है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, वैल्यू डज नॉट चेंजेस, बट इसके डायमेंशंस भी हैं, तो ये डायमेंशनल कांस्टेंट हुआ। उसी प्रकार नंबर 2 पे कांस्टेंट्स में आ जाते हैं आपके पास डायमेंशनलेस कांस्टेंट। डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स, ठीक है। ये वो कांस्टेंट्स हैं जिनके डायमेंशन नहीं होते लेकिन वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। जैसे हम लोगों ने अभी पाई की बात की थी, तो पाई का वैल्यू होता है 3.142, और यू कैन राइट इट एज अ 22/7। तो ये एक नंबर है जो कभी चेंज नहीं होता। पाई आप जब कभी भी यूज करेंगे तो 22/7 या 3.142 एज ए नंबर आप इसे यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके डायमेंशंस नहीं होते, नंबर के डायमेंशन नहीं होते हैं, तो ये आपका डायमेंशनलेस कांस्टेंट हो गया। इसी प्रकार और भी नंबर हमारे पास, जैसे एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट ही होता है, तो इसकी भी एक वैल्यू 2.72 रहती है, ठीक है। तो ये भी कांस्टेंट है लेकिन इसके डायमेंशन नहीं होते हैं। इसी प्रकार कोई भी प्योर नंबर जैसे 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे नंबर्स हैं, नंबर्स के कभी डायमेंशन नहीं होते, लेकिन नंबर तो नंबर है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो ये डायमेंशनलेस है, कांस्टेंट्स हो गए। उसी प्रकार आपके जो टी रेशो होती हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, वो भी सारी क्या होती हैं आपकी डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स होती हैं। तो ये आपके वेरिएबल्स एंड डायमेंशनलेस वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स का टॉपिक हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स यूज। डायमेंशनल एनालिसिस क्या है और इसके यूजेस क्या हैं या इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझिए कि डायमेंशनल एनालिसिस किसे कहा जाता है। डायमेंशनल एनालिसिस कहा जाता है जब हम लोग किसी भी फिजिकल फेनोमेनन को डायमेंशंस के आधार पर स्टडी करते हैं, दैट इज स्टडी ऑफ फिजिकल फेनोमेनन on the basis of dimensions, on the basis of dimensions is called dimensional analysis, ठीक है।
जब भी हम लोग किसी भी फिजिकल फेनोमेनन की बात कर रहे हैं और हम उसको ट्रीट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस, मींस फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशंस के आधार पर हम उस फिजिकल फेनोमेनन को सेट करने का, इस्टेब्लिश करने का, प्रूव करने का, चेक करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, कोई नया रिलेशन बना रहे हैं या कोई रिलेशन बना है उसको हम चेक करना है वो सही बना या गलत बना। ठीक है, तो इस तरह के जब भी हम लोग का डायमेंशंस का यूज करके किसी फिजिकल फेनोमेनन को स्टडी करेंगे तो यू विल कॉल दैट एज अ डायमेंशनल एनालिसिस। उसे आप क्या कहेंगे? डायमेंशनल एनालिसिस कह देंगे। ठीक है, अब इसके यूज क्या होता है? यूज मैंने इसकी डेफिनेशन में बता दिए। इसका जो पहला यूज होता है वो होता है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल रिलेशन, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन। किसी भी फिजिकल फेनोमेनन का कोई फिजिकल रिलेशन जो हम बनाते हैं वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है करेक्ट। ठीक है, उसको हमने थ्योरेटिकली सेट किया है या हमने एक्सपेरिमेंटली बनाया है या हमने कहीं से प्रूव किया है। ठीक है, हमने कोई फॉर्मूला बना दिया तो यू वांट जस्ट टू चेक दैट कि वो सही है या गलत है। तो सो दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इट इज इट्स फर्स्ट यूज। सेकेंड यूज में आप बोल सकते हैं, secondly it is used to derive relation for a physical quantity depending on some other quantities। कोई फिजिकल क्वांटिटीज कुछ अदर्स फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है तो उसकी डिपेंडेंसी कैसी है या उसका रिलेशन क्या है या उसका उनके साथ क्या फॉर्मूला है। ठीक है, या कोई एक्सप्रेशन हम ड्राइव करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटीज का। ठीक है, तो दैट कैन आल्सो बी डन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एक एक करके हम ये सबके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इनके। थर्ड आपके पास इसका एप्लीकेशन आ जाता है टू कन्वर्ट physical quantity from one system of unit to another। ठीक है, किसी फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना, जैसे सीजीएस से एसआई में बदलना या एमकेएस से एफपीएस में बदलना। ठीक है, या एसआई से सीजीएस में चेंज कर देना। ठीक है, या किसी नया सिस्टम यूनिट्स का बना देना, उसमें चेंज करना। दैट इज आल्सो डन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। और यहाँ पर भी एक यूज इसका और आ जाता है टू डिराइव डायमेंशंस ऑफ constants in a equation, constants in a equation। किसी दी गई इक्वेशन में अगर कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के अलावा कांस्टेंट्स हैं तो उनके डायमेंशन निकालना, वो काम भी हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस से करते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो हमने यहाँ पर यूज लिखे हैं इनके। सो वन बाय वन हम नेक्स्ट 4 लेक्चर्स में इन सभी यूजेस और एप्लीकेशंस को एक एक करके एंड बाय सॉल्विंग नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स देयर वी शैल यूज देम। ओके, टिल देन, ओके, बाय, टेक केयर।